गरीब रमन अपने छोटे से घर में अपनी माँ उषा और बीवी निशा के साथ रहा करता था। निशा की गोद में 1 महीने का बच्चा था। बच्चा होने के बाद निशा हर समय अपने बच्चे में ही रहती, जिस वजह से रमन को जरा भी टाइम नहीं मिलता और वो चिड़चिड़ा होने लगा था। निशा, गुड़िया को माँ के पास छोड़ाओ, इसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती। तुम्हें क्या, तुम तो दिन में आराम से सो जाती हो, पर मुझे तो खेत में काम करना पड़ता है। मैं गुड़िया को माँ के पास छोड़ देती हूँ। आप तो जानते हैं ना कि गुड़िया कितनी छोटी है, उसे हर 2 घंटे में दूध पिलाना होता है। ठीक है, तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। आप रहने दीजिए, मैं गुड़िया को बाहर लेके जा रही हूँ। इतना बोलकर निशा गुड़िया को बाहर ले जाती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है। समय यूं ही बीतता जाता है और समय के साथ रमन का चिड़चिड़ापन भी बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन। निशा, आज कितने महीनों बाद तुम मेरे पास ऐसे बैठी हो। तुम्हें अपने पास देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानती हूँ रमन जी कि आपको मुझसे बहुत सारी बातें करनी है और शायद मैं आपको समय नहीं दे पा रही, इस वजह से आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं। हाँ निशा, क्या बताऊं तुम्हें, मेरी जिंदगी में क्या उथल पुथल हो रही है। जब से गुड़िया हुई है ऐसा लग रहा है कि सारे सपने बिखर गए हैं। अब रमन जैसे ही निशा को अपने दुख बताने लगता है कि एक बार फिर गुड़िया उठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देख रमन दिल मिलाते हुए निशा से कहता है, लो, शुरू हो गया तुम्हारी बेटी का फिर से रोना। इसने तो कसम ही खा लिया मेरी जिंदगी बर्बाद करने की। रमन जी, आप ये क्या कह रहे हैं? निशा आपकी भी बेटी है, अभी वो सिर्फ 3 महीने की है, वो कुछ भी नहीं जानती। निशा बोल ही रही होती है कि तभी रमन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और खेत में जाकर बैठ जाता है। खेत के सामने ही एक बड़ी सी नदी थी, जहाँ वो देखता है कि एक दिया नाम की लड़की डूब रही है। उस लड़की को डूबता हुआ देख रमन जल्दी से जाकर उसकी जान बचाता है। मुझे मर जाने दिया होता, मुझे क्यों बचाया? मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे, अब मुझ जैसी विधवा अकेले अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी? क्या तुम शादीशुदा? इस तरह से रमन दिया को दिलासा देता है और उसे उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद भी रमन के दिमाग में सिर्फ दिया का ही ख्याल आ रहा होता है, इसलिए अगले ही दिन रमन दिया से मिलने चला जाता है। समय के साथ रमन दिया को दिलासा देता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और कब मैं तुम्हारे करीब आ गया। अब मुझसे तुमसे और दूर नहीं रहा जाता। तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हें तो पूरी की पूरी कहानी पता ही है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे भगवान ने तुम जैसे इंसान से मिलाया। ये जानते हुए कि मैं एक विधवा हूँ, तुम मेरा हाथ थाम रहे हो। मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ दूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी पहली बीवी और तुम्हारी बेटी से। अब बहुत जल्द दिया और रमन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। रमन जब दिया को घर लेकर जाता है तो अपने सामने खड़ी सौतन को देखकर निशा और उसकी माँ उषा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे कल मुँह है, तू ये किस लड़की को घर में उठा कर ले आया है? जानता है ना कि तू शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी। हाँ मैं सब जानता हूँ, पर दिया ने उस समय मेरा साथ दिया जब मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा था। इसलिए अब मुझे अपनी पहली पत्नी से कोई लगाव नहीं है और ना ही कोई प्यार है। अगर आपने दिया को नहीं अपनाया तो मैं दिया के साथ यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। नहीं रमन जी, ऐसा मत करना। अगर आप चले गए तो मेरी बेटी के सिर से पिता का साया चला जाएगा। मैं अपनी सौतन को अपनाने के लिए तैयार हूँ, बस हमें कभी अकेला मत छोड़ना। निशा अपनी छोटी सी बच्ची के लिए रमन और अपनी सौतन को अपना लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब निशा अपनी बेटी के लिए दूध बनाकर लाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी के पालने में एक सांप बैठा है। सांप? माँ जी, रमन जी, जल्दी आइए, देखो मेरी बच्ची सांप के पास बैठी है। क्या? सांप? कहाँ है बहू? मुझे तो गुड़िया के पास कोई सांप नजर नहीं आ रहा। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, अभी एक सांप यहीं पे था, मैंने उसको देखा और जब मैंने आपको आवाज लगाई तो ना जाने वो जहरीला सांप कहाँ चला गया। कुछ देर बाद वहाँ दिया आती है और घर वालों से कहती है, आप लोग इस तरह से रोज रोज क्यों ड्रामे करते हैं? जानते हैं ना रमन जी घर आने वाले हैं, ये सब देखकर उनका मूड फिर से खराब हो जाएगा। और वैसे भी सांप कभी भी बच्चों को नहीं काटते, अगर उसे काटना होता है तो अब तक काट कर चला गया होता। गुड़िया बिल्कुल ठीक है, क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? सुनकर निशा और उषा शांत हो जाती हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक से रात में निशा की आंख खुलती है।
तो उसे किसी के पूजा करने की आवाज सुनाई देती है। अब निशा दिया के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि दिया आदि नागिन और इंसान बनी शिवलिंग की पूजा कर रही है। ये देखकर निशा के होश उड़ जाते हैं। ये क्या, दिया तो नागिन है, इसका मतलब मेरी सौतन एक नागिन है। हो ना हो, उस दिन मैंने जो सांप देखा था वो यही थी, तभी तो सांप की इतनी तरफदारी कर रही थी। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर निशा अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ दिया अपना पूरा नागिन रूप लेकर उसके सामने आ जाती है और कुछ देर बाद इंसानी रूप में आकर निशा से कहती है, मैं जानती हूँ निशा, तुम्हें मेरा सच पता चल चुका है, पर मेरी तुम इतना बोलकर दिया पूरी नागिन बन जाती है और रमन के पास जाकर उसके सर पर डस लेती है। ऐसे ही दिया अपनी सास के साथ भी करती है, जिससे रमन और उषा की याददाश्त चली जाती है और सुबह होने से पहले ही दिया निशा का घर छोड़कर चली जाती है। पायल अपनी दो भाभी आरती और पूजा के साथ रहा करती थी। उसकी दोनों ही भाभी को मेकअप करने का बड़ा ही शौक था। क्योंकि पायल काली थी इसलिए उसकी दोनों भाभी उससे नफरत किया करती थी और हमेशा उसके रंग रूप को लेकर उसे भला बुरा कहा करती थी। ऐसे ही एक दिन पायल अपने कॉलेज जा रही होती है, तभी आरती उसे मेकअप करता देख उसके ऊपर हंसने लगती है। कौवा चाहे कितना भी मेकअप क्यों ना कर ले, वो कभी हंस की तरह गोरा नहीं बन सकता। आप क्या कहना चाहती हो भाभी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम काली हो और हमेशा ही काली रहोगी। चाहे कितना भी मेकअप क्यों ना कर लो, तुम हमारी तरह कभी मेकअप नहीं कर पाओगी और ना ही हमारी तरह कभी सुंदर दिख पाओगी। अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर अपना मुंह धो लेती है। कुछ देर बाद पायल खाने के टेबल पर आती है, जहाँ उसकी छोटी भाभी पूजा भी उसके रंग का मजाक बनाने लगती है। हे प्रभु, ये मेरे साथ कैसी नाइंसाफी है। एक तो मैं काली कलूटी, ऊपर से मेरे अंदर कोई टैलेंट भी नहीं है। क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु भी काले रंग के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। भाभी, आप दोनों को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है और उससे भी ज्यादा घमंड आपको इस चीज का है कि आप दोनों को बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। और आप एक बात भूलना मत, सूरत प्रभु ने आपकी भी नहीं दी, वो तो बस आपने मेकअप करना सीख लिया, इसीलिए आपकी इस घटिया सी शक्ल को मेकअप से सुधार के रखती हो। अगर कभी मेकअप उतर गया ना तो आप दोनों अपना खुद का चेहरा देख के डर जाओगी। पायल की बात सुनकर उसकी दोनों भाभी गुस्से में तिलमिला जाती है, तो वहीं पायल भी अपनी दोनों भाभी को करारा जवाब देकर वहां से चली जाती है। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते पायल का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। पूजा, इस कलमुही पायल की उम्र भी हो चुकी है, अब तो इसका कॉलेज भी खत्म हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि माँ जी इस कलूटी की शादी कब करवाएंगी, और अगर शादी नहीं करवानी तो अपने पास गांव में बुला क्यों नहीं लेती। दीदी, इस कलूटी की शादी करवा तो दे, पर इसका काला रंग देखा है, कोई नहीं करेगा उस काली से शादी। भला ऐसी लड़की को कौन पसंद करता है? पूजा, हमें ना जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा ताकि इस कलमुही की शादी जल्दी हो, क्योंकि मुझे ना जरा भी अच्छा नहीं लगता इस कलूटी को अपनी नंद कहते हुए। तुम जानती हो, मेरे मायके वाले मेरा मजाक बनाते हैं इसे देखकर। मजाक तो मेरा भी खूब उड़ता है दीदी, मेरे मायके वाले भी मुझ पर हंसते और कहते हैं आखिर तुम्हारे घर में सब गोरे हैं, बत्तख जैसे, हंस जैसे, बस एक अकेली ये काली कौवा कहाँ से आ गई। इसीलिए तो कह रही हूँ कि हम दोनों को ना मिलकर कुछ करना होगा। क्या पता इसका मेकअप करें हम और इसे कोई लड़का पसंद कर ले। सच में दीदी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा जब मुझे इस कलूटी के चेहरे पर मेकअप करना होगा। खैर, इस बोझ को अपनी जिंदगी से निकालना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से पूजा और आरती एक हो जाती है और दोनों अपने मेकअप का एक्सपायर डेट वाला मेकअप अलग कर लेती है। ये वो मेकअप का सामान है जिसे हम यूज नहीं करते, क्यों ना हम ये सब उस काली को दे दें। इस मेकअप के सामान को देख वो कलूटी बहुत खुश होगी। इतना बोलकर वो दोनों अपना मेकअप का सामान लेकर पायल के पास जाती है और उससे चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती है। पायल, अपनी भाभी को माफ कर दो, हमेशा तुम दोनों खुद मेकअप करते रहे, सुंदर बनते रहे और तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। देखो, हम अपनी गलती सुधारने के लिए तुम्हारे पास अपना मेकअप का सामान लेकर आए हैं। आओ हम तुम्हारा मेकअप कर दें।
कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से जानती हूँ मैं आप दोनों को, इसीलिए मुझसे थोड़ा दूर हट जाओ, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। हमसे मेकअप तो करवाती जाओ। आरती और पूजा बोलती रह जाती है और पायल वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब पायल खुश खुश रहने लगी थी। उसकी खुशी देखकर उसकी दोनों भाभी उससे जलने लगती है और मेकअप करते हुए गहरी सोच में डूब जाती है। दीदी देख रही हो आप कलूटी आजकल बहुत ज्यादा खुश रहने लगी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसकी खुशी का राज क्या है। हमें उस पर नजर रखनी होगी। इस तरह से दोनों मेकअप करती हुई बातें करती है। अब अगली सुबह जब दोनों उठती है तो वो न देखती है कि उनके मुंह पर अजीब से दाने निकल गए हैं। दीदी हमारे फेस पर तो मेकअप की वजह से रैशेस निकल आए, लगता है हमने उस कलूटी को जो मेकअप दिया था वही मेकअप हमने अपने ही मुंह पर लगा लिया। पूजा आरती अपना फेस देखकर बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पायल आ जाती है और वो अपनी भाभी की सारी बातें सुन लेती है। सही कहते हैं भाभी, जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना तो अक्सर खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। आप दोनों ने मुझे वो एक्सपायर डेट वाला मेकअप दिया जिसे गलती से आप दोनों ने खुद लगा लिया, और आज देखो आप दोनों के चेहरे का क्या हाल हुआ है। इसीलिए कहते हैं मेकअप की बदौलत मेरी खूबसूरती पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। तुम शायद सही कह रही हो। हमें भगवान जी ने ही हमारी गलती की सजा दी है। लगता है हम दोनों पूरी जिंदगी इस दाग धब्बे के साथ ही जिएंगे। रोइए मत, मैं कुछ दिनों से हेल्थ केयर में काम कर रही हूँ और मैंने इतना काम सीख लिया है कि मैं आप दोनों की फेस का इलाज कर सकूं। आपका फेस पहले की तरह क्लीन हो जाएगा। मैं आपको कुछ दवाई बता देती हूँ, उन्हें खाना और एक फेस पैक दे रही हूँ, उसे लगाना, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। और याद रखना जब तक फेस पैक पहले की तरह साफ ना हो जाए मेकअप मत करना। इस तरह से पायल अपनी भाभी की मदद करती है और उसकी दोनों भाभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बहुत जल्द पायल को देखने वाले लड़के आ रहे होते हैं। पायल की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए उसकी दोनों भाभी उसका बहुत अच्छे से मेकअप करती है। वाह भाभी, आप दोनों ने मेरा मेकअप बहुत अच्छा किया। सच कहूँ तो आज मुझे आप दोनों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा मेकअप आप दोनों ने किया है। अब तुम्हारे साथ वो होगा पायल जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। देखना, हम तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हें इतना सुंदर सजाएंगे कि सब सिर्फ तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। अब लड़के वाले पायल की सुंदरता देख उसे पहले ही नजर में पसंद कर लेते हैं। बहुत जल्द पायल की शादी वाला दिन भी आ जाता है और आज के दिन पायल का मेकअप उसकी दोनों भाभी ही करती है और इस तरह से पायल की मेकअप की खूब तारीफें भी होती है। वाह पायल, आज तो कितनी सुंदर लग रही है। काली होने के बाद भी तो किसी हूर की परी से कम नहीं लग रही। पर तेरा ये मेकअप किया किसने है? तू जानती है मेरी एक फ्रेंड है, उसका बहुत बड़ा सैलून है, उसे ऐसे ही मेकअप करने वाली लड़कियों की जरूरत है। मेरा मेकअप मेरे उन दोनों भाभीियों ने किया है जो मेरे काले रंग से नफरत किया करती थी। क्या तू सच बोल रही है? अच्छा, क्या तेरी भाभी सैलून में काम करना पसंद करेगी? अरे यार, मेरी तो दोनों भाभियां कब से नौकरी की तलाश में, भला वो इतना अच्छा मौका हाथ से थोड़ी जाने देंगी। इस तरह से पायल का मेकअप देख उसकी दोनों भाभियों को सैलून में काम मिल जाता है और वो अपने काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करती है। तो वहीं दूसरी ओर पायल अपने ससुराल में एक खुशहाल जिंदगी जीती है जहाँ कोई भी उसके काले रंग को लेकर ताने नहीं मारता था। अंदर आ जाता है और कढ़ाई से बोलता है, हे जादुई कढ़ाई और तेल, मेरी दुकान पर एक बच्चा आया है, उसे समोसे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उस बच्चे के लिए गर्मा गर्म समोसे तुरंत बना दो। जादुई कढ़ाई और तेल। राजीव एक बड़े से होटल में काम किया करता था और उसी ने पूरे होटल की जिम्मेदारी भी संभाल रखी थी, परंतु फिर भी उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी। इसी बीच राजीव को कुछ इमरजेंसी हो जाती है जिस वजह से वह 2 दिन होटल नहीं जा पाता और जब वह तीसरे दिन होटल में जाता है तो होटल का मालिक चिल्लाते हुए राजीव से बोलता है, तो मिल गई हमारे सर को फुर्सत, आखिर आ ही गए वो 2 दिनों बाद होटल में। पर मालिक, मैंने तो आपको बताया था ना कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और इसी वजह से मैं 2 दिन होटल नहीं आ पाया। फिर आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? मुझसे पूछता है कि मैं भड़क क्यों रहा हूँ? अरे तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। जब मैं इस नुकसान की भरपाई तेरी सैलरी से करूंगा तब तुझे पता चलेगा कि मैं भड़क क्यों रहा हूँ। मालिक, मेरे 2 दिन न आने से आपका क्या नुकसान हुआ? ग्राहक तो मेरे न आने के बाद भी होटल में आ रहे थे और मेरे अलावा भी यहाँ पर और काफी लोग हैं जो इस होटल में काम करने वाले हैं।
उन्होंने भी तो होटल को संभाल रखा है, फिर आप अपना सारा गुस्सा मुझ पर ही क्यों निकालते हैं? मेरी वजह से तेरे घर का चूल्हा जलता है और तुम मुझसे जुबान चला रहे हो। मैं इस होटल का मालिक हूँ, तुम्हारा मालिक हूँ। अब तुम मुझे नहीं बताओगे? बस बहुत हो गया मालिक, मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, पर अब तक आपने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। सब चीज महंगी हो रही है पर सैलरी नहीं बढ़ रही। मेरा घर कैसे चल रहा है वो मैं ही जानता हूँ, और आज तो हद ही हो गई। अब मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना है। और एक बात, आपकी वजह से मेरे घर का चूल्हा नहीं चल रहा, बल्कि मेरी वजह से आपके घर का चूल्हा चल रहा है। आपके पूरे होटल को मैंने संभाल रखा है। जब से मैं आपके होटल में आया हूँ, मैंने पकवान बनाने शुरू किए हैं, तब से आपके होटल ने नाम कमाया है। इतना बोलकर राजीव नौकरी छोड़कर घर चला जाता है और अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। और नीरू अपने पति को इतने चिंता में देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? कुछ हुआ है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नीरू। आज मेरे मालिक से मेरी लड़ाई हो गई और मैंने वो नौकरी छोड़ दी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं घर का खर्च और माँ का इलाज कैसे कराऊंगा। आप चिंता क्यों करते हैं? जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए आज मुझे क्या मिला। क्या मिला? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इतना बोलकर नीरू राजीव को अपने साथ अनाज भंडार में लेकर जाती है और उसे बड़ी सी कढ़ाई और तेल दिखाती है। ये देखकर राजीव नीरू से बोलता है, इतनी बड़ी कढ़ाई और तेल तुम्हें किसने दिया नीरू? आज दिन में माँ को कोई दवाई देकर जैसे ही मैं खाने के लिए बैठी, तभी एक घायल अवस्था में बाबा आए। मैंने अपना खाना छोड़कर पहले उनकी सेवा की और उन्हें खाने को दिया, जिसके बाद वो मेरी सेवा भाव से काफी प्रभावित हुए और बदले में उन्होंने मुझे ये कढ़ाई और तेल दिया और उन्होंने मुझसे कहा। फ्लैशबैक। बेटी, तुमने मेरी सेवा की है और मुझ भूखे को खाने के लिए दिया। मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई कढ़ाई और तेल देता हूँ। ये जादुई कढ़ाई और तेल मेरे तप का परिणाम है। इसका कभी भी दुरुपयोग मत करना। इतना बोलकर बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और अपने कलश से गंगा जल निकालकर जमीन पर गिरा देते हैं। अब कुछ ही देर में नीरू के सामने जादुई कढ़ाई और जादुई तेल प्रकट हो जाता है और बाबा जादुई कढ़ाई और जादुई तेल देकर वहां से चले जाते हैं। अब जब आपने नौकरी छोड़ दी है तो मैंने भी सोच लिया है कि हम अपने इस हुनर का अब अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और खुद के लिए हम इस जादुई कढ़ाई और जादुई तेल की मदद से अपना खुद की एक छोटी सी दुकान खोलेंगे। तुम सही बोल रही हो नीरू। अब बहुत जल्द इस जादुई कढ़ाई और तेल की मदद से मैं तरह तरह के पकवान बनाकर बेचूंगा और मेरे पास ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। साथ ही मैं अपनी दुकान कहीं और नहीं बल्कि उसी होटल के सामने खोलूंगा। जब मेरी दुकान उस होटल से ज्यादा चलेगी तब मेरे मालिक को पता चलेगा कि उसने कितने अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को खोया है। अब राजीव बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो कुछ पैसे उधार लेकर उस होटल के सामने अपनी छोटी सी दुकान खोल लेता है और जादुई कढ़ाई की मदद से तरह तरह के पकवान बनाता है। अब राजीव उस जादुई कढ़ाई से जब भी कुछ बोलता, वो जादुई कढ़ाई और जादुई तेल आइटम को फटाफट बनाकर राजीव के सामने पेश करते थे। अब राजीव जिस भी पकवान का नाम लेता, नाम लेते ही वो पकवान अपने आप कढ़ाई में बनने लग जाता और इसी तरह से अब राजीव की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। ये सब देखकर राजीव के मालिक को बहुत गुस्सा आता है और ऐसे ही एक दिन राजीव की दुकान पर एक छोटा सा बच्चा आता है जो उससे बोलता है, अंकल अंकल, क्या आपके पास समोसे हैं? बेटा, मेरी मिठाइयों की दुकान है, मैं समोसे नहीं रखता। क्या आपके भी पास समोसे नहीं है क्या? मुझे अब उस होटल में समोसे लेने पड़ेंगे, पर उस होटल के समोसे तो बहुत महंगे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उस होटल में से समोसे ले सकूं। उस बच्चे को उदास देख राजीव को अच्छा नहीं लगता और राजीव उस बच्चे से बोलता है, बच्चे, मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे बना देता हूँ। इतना बोलकर राजीव अंदर आ जाता है और कढ़ाई से बोलता है, हे जादुई कढ़ाई और तेल, मेरी दुकान पर एक बच्चा आया है, उसे समोसे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उस बच्चे के लिए गर्मा गर्म समोसे तुरंत बना दो। राजीव के इतना बोलते ही उस कढ़ाई में समोसे अपने आप छनने लग जाते हैं, परंतु ये सब राजीव का पुराना मालिक देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि जादुई कढ़ाई और तेल की मदद से राजीव का व्यापार धीरे धीरे तरक्की कर रहा है।
जिसके बाद शाम को जब राजीव अपनी पत्नी के साथ घर में सो रहा होता है, तब राजीव का मालिक आकर उसकी जादुई कढ़ाई तोड़ देता है और उसके जादुई तेल को नाले में फेंक देता है, जिस वजह से उस जादुई तेल और जादुई कढ़ाई की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। अगली सुबह जब राजीव ये सब कुछ देखता है तो वो अपनी बीवी नीरू से बोलता है, नीरू, हमारी कढ़ाई किसी ने तोड़ दी है और हमारा तेल भी फेंक दिया है। नीरू, अब हमारे पास जादुई कढ़ाई और तेल नहीं रहा। अब हम फिर से गरीब हो जाएंगे। कितनी मुश्किलों से मैं तरक्की पर पहुंच रहा था। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन बाबा के पास फिर से जाऊंगी और उन्हें सारी बात बताऊंगी। मुझे पूरा यकीन है वो बाबा मेरी मदद जरूर करेंगे। इतना बोलकर नीरू राजीव के साथ उस बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। साथ ही उनसे दोबारा से जादुई कढ़ाई और जादुई तेल मांगती है, जिस पर बाबा उनसे बोलते हैं, राजीव, बिना जादुई शक्तियों के तुमने उस होटल को तरक्की के 7वें आसमान पर पहुंचाया था, और अब जब तुम्हारी खुद की बारी है तो तुम एक जादुई कढ़ाई और तेल की मदद लेना चाहते हो। तुम्हें खुद निर्भर बनना पड़ेगा। आखिर कब तक तुम जादुई कढ़ाई और तेल की मदद लेते रहोगे? इंसान को कभी भी किसी चीज पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए। बाबा की बात सुनकर राजीव को हौसला मिलता है और वो ठान लेता है कि अब वो बिना किसी जादू के मदद से अपनी दुकान को चलाएगा, जिसके बाद वो आत्मनिर्भर होता है और साधारण कढ़ाई और तेल में अपने पकवान को बनाता और उन्हें बेचता। इस तरह से राजीव कुछ ही महीनों में अपना खुद का बहुत बड़ा होटल खोल लेता है और उसकी दुकान पर हर समय भीड़ ही रहती थी।